हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 7 जिसका नेम है ऑपरेटर एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट मैं बात करता हूँ ऑपरेटर की। ऑपरेटर के बारे में हमने लेसन नंबर 6 में पढ़ा था टोकन्स के अंदर। वो जो ऑपरेटर थे वो सी के अंदर भी यूज़ होते हैं और सी प्लस प्लस में भी यूज़ होते हैं। लेकिन अभी जो मैं ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ ये सभी ऑपरेटर सिर्फ सी प्लस प्लस में यूज़ होंगे। फर्स्ट आता है इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर किससे कहते हैं? इसका जो सिंबल होगा वो होगा डबल लेस देन। ओके। ये ऑपरेटर तब यूज़ होता है जब हमें इसके राइट साइड हम जो भी वेरिएबल लिखेंगे अगर उसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं उसके लिए इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। इट मीन्स it prints the content of variable on output screen written at right side of its operator. ओके। ये ऑपरेटर क्या करता है? ये ऑपरेटर किसी वेरिएबल के कंटेंट को प्रिंट करेगा कहाँ पे? आउटपुट स्क्रीन पे। लेकिन कौन से वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेगा? जो इस ऑपरेटर के राइट साइड में लिखा होगा। फॉर एग्जांपल आप जानते हो कि सी प्लस प्लस के अंदर कोई भी वेरिएबल को प्रिंट करना हो या कोई भी मैसेज प्रिंट करना हो तो हम उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं सी आउट। ओके। देन इसके बाद लगेगा इंसर्शन ऑपरेटर। यहाँ मैं लिख सकता हूँ कोई भी वेरिएबल, मान लीजिए ए को प्रिंट करना है तो यहाँ नॉर्मल लिखूँगा मैं ए वेरिएबल को। ओके। सेकंड आता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। जैसे वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए कोई ऑपरेटर चाहिए, वेरिएबल की वैल्यू को स्कैन करने के लिए भी कोई ऑपरेटर चाहिए होगा। वो होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जिसका साइन होता है, इसका साइन होता है डबल ग्रेटर देन का। ओके। सो इस ऑपरेटर का यूज़ किसके साथ किया जाएगा? सी इन के साथ। ओके। ये ऑपरेटर क्या करता है? जो भी इस ऑपरेटर के राइट साइड में वेरिएबल लिखा जाएगा ये ऑपरेटर उस वेरिएबल के लिए कीबोर्ड से इनपुट मांगेगा और जो इनपुट हम देंगे वो उस वेरिएबल को असाइन कर देगा। इट मीन्स इट टेक्स वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड and assign to the variable written at its right side of operator. ओके। इसका काम क्या है कि ये कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट करता है और वो वैल्यू को एक वेरिएबल को असाइन कर देगा जो इस ऑपरेटर के राइट साइड में लिखा होगा। ओके। हम बात करते हैं थर्ड ऑपरेटर की जिसका नेम है स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। इसका साइन होता है डबल कोलन का। ओके। इस ऑपरेटर में क्या होता है? देखो वेरिएबल दो तरह के होते हैं। फर्स्ट आता है लोकल वेरिएबल, सेकंड आता है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वो होता है जो किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। हम कोई भी वेरिएबल को एक ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं उसको एक्सेस करना बहुत ईजी होता है। हम उसके नेम को लेकर उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई वेरिएबल ग्लोबल में डिक्लेयर किया गया है यानी कि उस वेरिएबल को किसी ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर किया गया है उस वेरिएबल को किसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको एक्सेस करवाने के लिए हम एक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जिसका नेम है स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। इसकी डिफाइन क्या बनती है? दिस ऑपरेटर is used to access the global version of वेरिएबल। ओके। ये ऑपरेटर वेरिएबल के ग्लोबल वर्जन को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके। फोर्थ हम बात करते हैं न्यू ऑपरेटर। इसका कोई साइन नहीं होता,
ओके। सो इस ऑपरेटर के लिए न्यू कीवर्ड को यूज़ किया जाता है। सो ये ऑपरेटर क्या करता है, ये ऑपरेटर किसी भी डेटा ऑब्जेक्ट के लिए इनफ अमाउंट ऑफ मेमोरी को प्रोवाइड करवाता है, यानी कि जिस डेटा ऑब्जेक्ट को जितनी मेमोरी चाहिए ये ऑपरेटर उस डेटा ऑब्जेक्ट के लिए उतनी मेमोरी को एलोकेट करता है। सो इसकी डिफाइन क्या होगी, दिस ऑपरेटर प्रोवाइड्स enough amount of memory to data object। ओके। सो जो मेमोरी प्रोवाइड करवाएगा वो किस तरीके से करवाएगा वो किस तरीके से करवाएगा। सो यहाँ मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे मान लो हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू का प्रोवाइड करवाना है, तो हम इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे। सो हम लिखेंगे इंट पॉइंटर p इक्वल टू, उसके बाद न्यू ऑपरेटर, यहाँ पे देंगे उसका टाइप न्यू इंट। ओके। सो हम इस सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। सो फिफ्थ न्यू ऑपरेटर आता है जिसका नेम है डिलीट ऑपरेटर। सो डिलीट का मीनिंग क्या होता है, डिलीट करना, यानी कि हमने जो न्यू ऑपरेटर से डेटा ऑब्जेक्ट के लिए जो मेमोरी प्रोवाइड करवाई है, अगर हमें उसका आगे यूज़ नहीं करना तो हम उस मेमोरी को डिलीट भी कर सकते हैं। ओके। यानी कि ये ऑपरेटर क्या काम करेगा, दिस ऑपरेटर deallocate the memory। ओके। ये ऑपरेटर उस मेमोरी को डीएलोकेट करेगा, और जो मेमोरी डीएलोकेट होगी हम उसका यूज़ किसी दूसरे प्रोग्राम में भी कर सकते हैं। सो वो डीएलोकेट कैसे करेगा, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले लिखना पड़ेगा डिलीट कीवर्ड। उसके बाद जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, हमने पी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हमने मेमोरी को एलोकेट करवाया था। सो हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो हम इस वेरिएबल का नेम यहाँ लिखेंगे डिलीट पी। ओके। सो सी प्लस प्लस के अंदर हम 5 नए ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। ओके। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, सो इसकी डिफाइन क्या होती है, एन एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। अगर आपको इस डिफाइन को थोड़ा बड़ा करना है तो आप लिख सकते हो एन एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ओके। सो एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑपरेटर वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स हम बोलते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट भी बोलते हैं, तो आप इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो। ओके। सो एक्सप्रेशन होता है वो लैंग्वेज रूल्स के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। ओके। सो जैसे जैसे किसी भी लैंग्वेज के रूल्स होंगे वो एक्सप्रेशन उसी तरीके से उस लैंग्वेज में लिखा जाएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। सो इसके हम 7 तरीके के, इसके हम 7 टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है कांस्टेंट एक्सप्रेशन, सेकंड पढ़ेंगे हम इंटीग्रल एक्सप्रेशन, थर्ड हम बात करेंगे पॉइंटर एक्सप्रेशन, फोर्थ हम बात करेंगे रिलेशनल एक्सप्रेशन, फिफ्थ हम बात करेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशन, सिक्स्थ आएगा बिटवाइज एक्सप्रेशन, एंड सेवन्थ पढ़ेंगे हम फ्लोटिंग पॉइंट एक्सप्रेशन। इसकी मैं आपको शॉर्ट में डिफाइन बताता हूँ।
कांस्टेंट एक्सप्रेशन वो होते हैं जहाँ पे किसी भी वेरिएबल का यूज़ नहीं किया जाता. इट मीन्स इन दिस एक्सप्रेशन only constant values are used. For example 30 plus 40. सो हम ऐसे एक्सप्रेशन को लिखते हैं उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट एक्सप्रेशन. ओके. सेकंड आता है इंटीग्रल एक्सप्रेशन. सो ऐसा एक्सप्रेशन जहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं हम इंटीग्रल एक्सप्रेशन. इसमें कंडीशन ये रहती है कि जो वैल्यू हम लेंगे कांस्टेंट या हम जो भी वेरिएबल की वैल्यू असाइन करेंगे वो इंटीजर में होनी चाहिए. ओके. सो इसकी डिफाइन क्या बनेगी? व्हेन ऑल द ऑपरेंड्स in the expression are integers, whether constant or variable. For example x plus y plus z divided by 3. सो यहाँ मैंने वेरिएबल का यूज़ भी किया है और कांस्टेंट का भी यूज़ किया है और जो भी वैल्यूज़ होगी यहाँ पे वो सारी इंटीजर होनी चाहिए. अगर आप यहाँ पे इंटीजर वैल्यू का यूज़ करते हो तो हम इसे बोल देंगे इंटीग्रल एक्सप्रेशन. ओके. नेक्स्ट आता है पॉइंटर एक्सप्रेशन. इसमें क्या होगा कि एक पॉइंटर का यूज़ होना चाहिए. ठीक है. जब भी हम कोई पॉइंटर एक्सप्रेशन बनाते हैं सो वहाँ पे कम से कम एक पॉइंटर का यूज़ होना चाहिए. जैसे यहाँ लिखोगे आप व्हेन एट लीस्ट one in the expression is a pointer. For example आप जैसे लिख सकते हो यहाँ पे int pointer x इक्वल टू रेफरेंस ऑपरेटर y. सो ये होगा हमारा पॉइंटर एक्सप्रेशन. नेक्स्ट आता है रिलेशनल एक्सप्रेशन. रिलेशनल एक्सप्रेशन वो होते हैं जहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है. सो यहाँ मैं लिखता हूँ व्हेन एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर. जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं. सो अगर हम उस ऑपरेटर को लेके हम कोई भी एक्सप्रेशन बनाते हैं सो उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन. ओके. जैसे आप लिख सकते हो x लेस दैन इक्वल टू वाई. ये होगा हमारा एक रिलेशनल एक्सप्रेशन. नेक्स्ट आता है लॉजिकल एक्सप्रेशन. सेम डिफाइन बनानी है कि जिस एक्सप्रेशन के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ होगा वो क्या होगा? लॉजिकल एक्सप्रेशन. मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे आप लिख सकते हो x ग्रेटर देन y. ये होता है एंड ऑपरेटर. एंड यहाँ लिखोगे x लेस देन 1 2. सो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है. मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी है. अगर आप इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन बना रहे हो उसे बोलते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन. नेक्स्ट आता है बिटवाइज एक्सप्रेशन. सो बिटवाइज एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. सो जैसे अगर आपको कोई भी एक्स वेरिएबल है आपको इसे लेफ्ट शिफ्ट करना है तो आप ऐसे लिखोगे एक्स डबल लेस देन 2. इसका मीनिंग इंसर्शन ऑपरेटर नहीं होता. इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ सिर्फ सी आउट के साथ होता है. ठीक है. यहाँ पे ये ऑपरेटर आता है लेफ़्ट शिफ्ट का. यानी कि अगर आप एक्स की वैल्यू को टू साइड मतलब टू लेफ़्ट शिफ्ट करना चाहते हो तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे और इस तरीके के एक्सप्रेशन को बोलते हैं बिटवाइज एक्सप्रेशन. ओके. सो लास्ट आता है फ्लोटिंग पॉइंट एक्सप्रेशन. सो जैसे हमने इंटीग्रल पढ़ा था वैसे ही फ्लोटिंग पॉइंट एक्सप्रेशन होते हैं. लेकिन यहाँ हमने लिखा ना आर इंटीजर्स. यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर फ्लोट नंबर. ओके. सो एग्जाम्पल इसका क्या रहेगा? आप कुछ भी लिख सकते हो. जैसे यहाँ लिखूँगा मैं अगर हम सर्किल का एरिया फाइंड करते हैं हम लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई आर. सो यहाँ हमने एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ ली है तो ये हमारा होगा फ्लोटिंग पॉइंट एक्सप्रेशन. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी. ये क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं. आप इसको आराम से पढ़ना. पहले आता है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस किसे कहते हैं. ओके.
अगर हम एक एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, सो वहाँ पे जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो एक रूल का यूज़ करती है जिसका नाम है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ओके, सो ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता क्या है? आप लिखोगे हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर आर एग्जीक्यूटेड बिफोर लोअर प्रेसिडेंस। जो भी हाईयर प्रेसिडेंस ऑपरेटर होगा, अगर वो लोअर प्रेसिडेंस से पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, सो इस रूल को बोलते हैं हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ओके, अब बात करते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। सो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या होती है कि अगर एक ही एक्सप्रेशन के अंदर सेम प्रेसिडेंस के दो से ज़्यादा ऑपरेटर आ जाते हैं, सो उसको किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट किया जाता है उसे हम बोलते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। सो इसकी डिफाइन क्या बनेगी? इफ two or more operator of equal precedence are there in one expression, then it the order they are executed are called operator associativity. ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर। सो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो स्टेटमेंट के फ्लो को कंट्रोल करती है वो होती कंट्रोल स्ट्रक्चर। सो कंट्रोल स्ट्रक्चर थ्री टाइप्स की होती है। फर्स्ट आता है सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, सेकंड आएगा सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, एंड थर्ड आता है लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। सो पहले हम बात करते हैं सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर की। ये सबसे इजी स्ट्रक्चर है क्योंकि जितने भी हम प्रोग्राम में लाइंस लिखेंगे अगर वो सभी एग्जीक्यूट हो रही है, सो इसे बोलते हैं हम सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर। सेकंड आता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा कि इस स्ट्रक्चर के अंदर एक कंडीशन होगी, अगर कोई वैल्यू उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, सो उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा और बाकी स्टेटमेंट्स को छोड़ दिया जाएगा। सो सिलेक्शन के अंदर हम तीन तरह के स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। फर्स्ट आता है इफ़, सेकंड आएगा इफ़ एल्स, एंड थर्ड बात करेंगे हम स्विच की। वैसे इसके अंदर एल्स इफ लैडर भी होता है एंड नेस्टेड इफ एल्स भी होता है, बट आपके सिलेबस के अंदर ये तीन स्टेटमेंट्स को फॉलो किया हुआ है। सो पहले बात करते हैं इफ़ की। ये टॉपिक 11th क्लास में पढ़ा था हमने। इफ स्टेटमेंट के अंदर एक कंडीशन दी जाती है, अगर कोई भी वैल्यू उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो वहाँ पे इफ स्टेटमेंट को प्रिंट किया जाता है। सेकंड आता है इफ एल्स। इफ एल्स में क्या होगा कि अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो वहाँ पे एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। थर्ड आता है स्विच। स्विच के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी कि इसके अंदर केस एंड ब्रेक कीवर्ड का भी यूज़ किया जाता है, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल चॉइस होती है, हमें सिर्फ एक ही केस को चूज़ करना होता है। सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट। ओके, सो नेक्स्ट आता है लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का यूज़ तब होगा जब हमें एक ही प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स को रिपीट करनी होती है, यानी कि एक स्टेटमेंट को अगर हमें बार बार रिपीट करके लिखना है, सो उस कंडीशन में लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। सो लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर थ्री टाइप्स की होती है। फर्स्ट आता है वाइल, सेकंड आता है डू वाइल, एंड थर्ड आएगा फॉर लूप। ओके, वाइल को हम बोलते हैं एंट्री लूप, डू वाइल को बोलते हैं एग्जिट लूप। ओके, फोर होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लूप।
सो फर्स्ट मैं बात करता हूँ वाइल की। वाइल को बोलते हैं एंट्री लूप। इसका क्या मीनिंग है कि इसके अंदर पहले कंडीशन को चेक किया जाता है, चेक द कंडीशन फर्स्ट देन एग्जीक्यूट। यानी कि एंट्री मतलब कि पहले कंडीशन पहले आएगी, उसके बाद एग्जीक्यूट जाएगा, यानी कि कंडीशन हमेशा एंट्री टाइम पे आती है। फिर आता है डू वाइल। डू वाइल को बोलते हैं एग्जिट लूप, यानी कि ये वाइल का अपोजिट होता है। यहाँ पहले क्या होगा, यहाँ पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, एग्जीक्यूट फर्स्ट देन चेक द कंडीशन। यानी कि डू वाइल के अंदर पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है, देन उसके बाद उसकी कंडीशन को चेक किया जाएगा। फिर आता है फॉर लूप। तो जो लूप का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो होता है फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर जितने भी लूप के पार्ट होते हैं वो सब एक ही लाइन में डिफाइन किया जाता है। मैं आपको तीनों के सिंटैक्स लिख के बताता हूँ। यहाँ आता है फर्स्ट वाइल लूप। सो इसमें क्या होता है, पहले होगा इनिशियल पार्ट, ओके। देन इसके बाद आता है वाइल कीवर्ड, देन यहाँ पर हम देंगे कंडीशन, ब्लॉक शुरू, यहाँ पे स्टेटमेंट आएगी, यहाँ पर आएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मतलब अगर हमें वेरिएबल को अपडेट, सो ब्लॉक बंद, ओके। अब लिखता हूँ डू वाइल लूप। इसमें क्या होगा, पहले यहाँ पे आएगा डू कीवर्ड, उसके बाद ब्लॉक शुरू, यहाँ लिखी जाएगी स्टेटमेंट, उसके बाद यहाँ पे होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ब्लॉक बंद, एंड ब्लॉक बंद के बाद ही जाएगी वाइल कंडीशन, और यहाँ पे कंडीशन को टर्मिनेट किया जाएगा, ओके। सो देखने में दोनों सिंटैक्स सेम लगते हैं, ओके। सो इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि पहले यहाँ पे कंडीशन को चेक किया जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। डू वाइल लूप में क्या होता है कि पहले यहाँ पे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है, देन उसके बाद कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर वाइल में फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स होती है तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं किया जाएगा। अगर डू वाइल के अंदर अगर पहले एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसको कम से कम एक बार प्रिंट किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट बात करता हूँ फॉर लूप की। इसका सिंटैक्स क्या होगा, इसका सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल है। यहाँ लिखोगे फॉर, फर्स्ट आएगा इनिशियल पार्ट, सेमीकोलन, यहाँ पे आएगी कंडीशन, देन इसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ब्लॉक शुरू, यहाँ पे लिखी जाएगी स्टेटमेंट, देन यहाँ पे ब्लॉक बंद, ओके। वैसे लूप के 3 पार्ट्स होते हैं, इनिशियल पार्ट, कंडीशन पार्ट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट। फॉर लूप के अंदर तीनों पार्ट को एक साथ लिखा जाता है सिंगल लाइन में। डू वाइल के अंदर यहाँ पहले इनिशियल पार्ट आएगा, ओके, देन उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन आएगी। वाइल के अंदर पहले इनिशियल पार्ट आता है, फिर कंडीशन आती है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, ओके। सो आपके 7 चैप्टर में इतना ही था। अगर आपको इन टॉपिक्स को डीपली पढ़ना है तो आप प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में इन सभी टॉपिक्स को डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो जैसे अभी टाइम कम रह चुका है तो मैं इस टॉपिक को जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। तो आपका चैप्टर 7 यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।